नमस्कार, मैं हूं आपका शेख मोइनुद्दीन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ। पाठ का नाम है माँ मुझे आने दे। माँ मुझे आने दे। यह एक अनदेखी बिटिया की पुकार है। यह अनदेखी बिटिया अपने माँ से कह रही है, माँ मुझे आने दे। यह एक कविता पाठ है। इस कविता के कवयित्री, कविता लिखने वाली स्त्री कवयित्री, कवयित्री का नाम है मृदुल जोशी। इस भाग में हम उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष, कवयित्री का परिचय और विषय प्रवेश को इस भाग में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले माँ मुझे आने दे कविता पाठ में जो उन्मुखीकरण के रूप में दिया गया है उन वाक्यों को देखेंगे। उन्मुखीकरण कुछ इस प्रकार है। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए। अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। अनदेखी बिटिया किस प्रकार कह रही है, क्या कह रही है, उसी विषय को यहाँ पर उन्मुखीकरण के अंतर्गत दिया गया है। हमें एक पुरुष को माँ चाहिए, बिना माँ के पुत्र का जन्म नहीं होता। माँ चाहिए, उसके साथ खेलने कूदने के लिए बहन चाहिए और उसका जीवन साथी बनने के लिए पत्नी चाहिए, लेकिन बेटी क्यों नहीं। इस प्रकार एक बिटिया अपनी माँ से पूछ रही है। अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। ऐसा अत्याचार मत करो। अत्याचार, अत्याचार का अर्थ क्या है? बुरा आचार, दुराचार। इस प्रकार का जुल्म मत करो। अत्याचार का अर्थ क्या है? इसका मीनिंग है विक्टिमाइजेशन, विक्टिमाइजेशन। यहां पर देखिए, अंधे की बिटिया कह रही है कि इस प्रकार का अत्याचार मत करो, हमें गर्भ में ही मत मारो। आजकल का ज़माना तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि माता के कोख में, गर्भ में जो बच्चा है या बच्ची है, माता के गर्भ में शिशु किस प्रकार का है, वो फीमेल है या मेल है, इसका स्कैनिंग के द्वारा पता करके गर्भपात किया जाता था। अगर स्त्री होती तो मतलब लड़की होती तो गर्भपात किया जाता था, मतलब उस लड़की को गर्भ में ही मार दिया जाता था। इसी को भ्रूण हत्या कहते हैं। उद्देश्य देखिए, छात्रों को छंद मुक्त कविताओं से परिचित करवाना है। हाँ, इस माँ मुझे आने दे कविता को 10वीं कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक में देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को यानी बच्चों को छंद मुक्त कविताओं से परिचित करवाना। छंद मुक्त, छंद का अर्थ जैसे तेलुगु में छंदस्सु कहते हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी छंद है। इन छंदों से मुक्त मतलब छंद के नियमों का बिना पालन किए ही लिखी जाने वाली कविताओं से परिचित करवाना। बिना छंद के नियमों को ध्यान में रखकर जो कविता लिखी जाती है, इसे छंद मुक्त कविता कहते हैं। ऐसी कविताओं से परिचित करवाना। इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याओं का
विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस कविता के माध्यम से माँ मुझे आने दे नामक कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याएं, भ्रूण हत्या का अर्थ क्या है? भ्रूण हत्या का अर्थ यह है कि इन्फेंट डेथ या फेटल डेथ भी कहा जाता है, गर्भपात के द्वारा शिशु की हत्या करना, मतलब माँ के कोख में ही बच्चों को मारना, इसी को भ्रूण हत्या कहते हैं। ऐसे भ्रूण हत्या का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है इस कविता के माध्यम से। लिंग भेद का डटकर विरोध करना, जेंडर डिफरेंशिएशन, मेल जेंडर फीमेल जेंडर, ऐसे जेंडर डिफरेंशिएशन का विरोध करना, भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इस कविता का उद्देश्य है। ऐसे भ्रूण हत्याओं को रोकना और बालिका शिक्षा का अर्थ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन के लिए प्रेरणा देना, यह इस कविता का उद्देश्य है। विधा विशेष देखिए, यह कौन सी विधा की कविता है? यह एक छंद मुक्त कविता है। कैसी है? छंदों से मुक्त, मतलब छंद के नियमों से मुक्त कविता है। इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस कविता में प्रत्येक पंक्ति, हर एक लाइन, कविता की हर एक लाइन इस कविता के मेन जो विषय है, मेन जो टाइटल है, उस टाइटल के इर्द गिर्द मीन्स आसपास, नियर बाई घूमते रहती है। सटीक और प्रभावशाली शब्दावली ऐसी कविताओं की पहली मांग होती है। कवयित्री का परिचय देखिए। कवयित्री का नाम है मृदुल जोशी। कविता लिखने वाली स्त्री को कवयित्री कहते हैं। कवयित्री का नाम है मृदुल जोशी। मृदुल जोशी जी का परिचय इस प्रकार है, देखिए। कवयित्री मृदुल जोशी जी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काट गोदाम नामक गांव में इनका जन्म 1960 में हुआ। इनकी रचनाएं हैं, रचनाओं का मुख्य विषय है नारी चेतना और सम समाज का निर्माण। नारी चेतना, नारियों में चेतना लाना, नारियों को जागृत करना, होशियार करना, ऐसी चेतना लाना, और सम समाज का निर्माण, सोसाइटी में सभी इक्वल है, ऑल आर इक्वल, ये इक्वालिटी लाने का, सोसाइटी में इक्वालिटी लाना ही इनके रचनाओं का विषय है। इनके द्वारा चर्चित रचनाएं, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं क्या है, देखिए। समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, इन दिनों गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से और नई कविता में बिंब विधान, काव्य धारा आदि इनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं। यह इनका सिंपल सा कवयित्री का परिचय है। यह कवयित्री का परिचय आपको समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स और समेटिव असेसमेंट 2 में भी आपको 4 मार्क्स के लिए यह प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न 4 मार्क्स के प्रश्नों में, थर्ड बिट में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन कवयित्री, कवि और लेखक का परिचय होगा। तो यहाँ पर आपको अगर पूछा जाएगा तो 4 मार्क्स इस प्रकार लिखने से मिल जाएंगे, पैराग्राफ वाइज में लिखना होगा। कवयित्री मृदुल जोशी जी का जन्म 1960 में उत्तराखंड के काट गोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय है नारी चेतना
व समसमाज का निर्माण। इनकी चर्चित रचनाएं हैं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों, नई कविता में बिंब विधान, काव्य धारा आदि। और कवयित्री मृदुल जोशी जी का अतिरिक्त परिचय, मतलब पाठ्य पुस्तक से संबंध नहीं है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है तो प्रेजेंट वह हरिद्वार में रहती है। कहाँ रहती है? हरिद्वार में रहती है। यह MA PhD कर चुकी है। 20 साल, लगभग 20 साल तक इन्होंने PG के स्टूडेंट्स को, PG के बच्चों को, विद्यार्थियों को इन्होंने पाठ पढ़ाया है हिंदी में। और विषय प्रवेश देखिए, विषय प्रवेश इस प्रकार है। स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप है। स्त्री और पुरुष, नर और नारी, ये दोनों भी समाज रूपी शक्ति के दो रूप है। जैसे सिक्के के दो पहलू, हेड्स एंड टेल्स जिस प्रकार है, उसी प्रकार समाज रूपी शक्ति के दो रूप स्त्री और पुरुष है। दोनों कार्य कुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। दोनों भी, स्त्री भी और पुरुष भी, दोनों भी कार्य कुशल होते हैं, अपने अपने कामों में निपुण होते हैं, कुशल होते हैं। उनको काम करने के स्किल्स पता होता है। गुणी होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। इस सोसाइटी को बिल्ड करने में, समाज का निर्माण करने में ये दोनों का, नर और नारी दोनों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। हमारे पुराण ग्रंथ वेद उपनिषदों में स्त्री की तुलना, नारी की तुलना देवी देवताओं से की गई है, देवी से की गई है, भगवान समान की गई है। कहते हैं कि जहां नारी का वास होता है वहां देवता बसते हैं। और यह भी कहा गया है कि वेदों में जहां नारी का वास होता है, जहां नारी रहती है वहां देवता आकर बसने लगते हैं, भगवान आकर बसते हैं। मतलब नारी भगवान की स्वरूपिणी है। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही है। हाँ, इस सोसाइटी में जो जहरीला पदार्थ आजकल सोसाइटी को खाया जा रहा है, ऐसी सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं, माँ के कोख में ही बच्चों को मारा जा रहा है। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध है। हाँ, ऐसा भ्रूण हत्या करना एक सामाजिक अपराध भी है और मानवीय अपराध भी है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद जरूरी है। इस प्रकार के अपराध जो भी किए जा रहे हैं, ऐसे अपराधों को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। मैं जल्द से जल्द दूसरे भाग के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।